Hello students, welcome to City Online Classes. Myself Anjali Singh and today I am going to teach you Banking Operation Semester 2, Unit 1 and Lecture 2. आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंडियन बैंकिंग सिस्टम. ओके, तो अगर हम देखें तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में कल का जो लेक्चर था, जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि हमारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो है उसमें क्या क्या कितने टाइप्स के जो बैंक हैं उन्हें इंक्लूड किया जाता है. ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है हमारी कंट्री में, इंडिया में किस तरह का स्ट्रक्चर है, बैंकिंग स्ट्रक्चर किस तरह से फॉलो होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था कल इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने लास्ट लेक्चर में. ठीक है, और उसके साथ में हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है उसको 2 एराज में डिवाइड किया गया था, दैट इज़ प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस. प्री इंडिपेंडेंस एरा के बारे में हम लोगों ने कल जो लास्ट का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि किस तरह से जो बैंकिंग सिस्टम है इंडिया में वो एमर्ज हुआ, कैसे कैसे उन्हें कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी एंड कैसे कैसे वो धीरे धीरे ग्रोथ हुआ. ठीक है, हम लोगों ने कल के और साथ में क्राइसिस भी डिस्कस किए थे. तो प्री इंडिपेंडेंस एरा को ही आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है, जो थोड़ा सा पार्ट उसका हम लोगों का बच गया था वो हम आज में डिस्कस करेंगे, उसे कंटिन्यू करेंगे. तो उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था प्री इंडिपेंडेंस एरा में? हमारा अमलगमेशन ऑफ प्रेसिडेंसी बैंक. कल हम लोगों ने प्रेसिडेंसी बैंक के बारे में पढ़ा था कि हमारे प्रेसिडेंसी बैंक कौन कौन से थे हम और कितने थे एंड उसमें से कौन सा बैंक कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ओल्डेस्ट वन कौन सा था. ठीक है, ये सब चीज़ें कल हम लोगों ने डिस्कस की थी. तो प्रेसिडेंसी बैंक की बात करें हम आए तो प्रेसिडेंसी बैंक कितने थे? 3 थे. ठीक है, जो इंडिया में प्रेसिडेंसी बैंक कितने थे? 3 थे. और उसमें से सबसे ओल्डेस्ट आपका कौन सा था? बैंक ऑफ बंगाल. अब हम बात करें किसकी? अमलगमेशन की. तो प्रेसिडेंसी बैंक की बात करें, ऑन 27 जनवरी 1921 the 3 presidency banks were amalgamated into the Imperial Bank of India by the Imperial Bank of India Act of 1920. ठीक है, तो आपका क्या था? जो 27 जनवरी 1921 को जो आपके 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे ना, उन्हें क्या कर दिया? 3 प्रेसिडेंसी बैंक जो आपके क्या थे? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे, उन्हें क्या किया गया? अमलगमेट कर दिया गया, मीन्स उन्हें मर्ज कर दिया गया एंड फिर वो क्या बन गया? आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया. ठीक है, और उसका एक्ट क्या था? आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1920. This act, however, gave the bank no power to issue notes and thus left it without control over the करेंसी ऑफ द कंट्री है. अब क्या हुआ? जब ये बैंक थे, जब क्या हो गया? ये इंपीरियल बैंक बन गया, तो क्या हुआ? इनके पास में कोई भी ऐसी पावर नहीं थी जिसपे क्या कर सके, मतलब इनके पास जो नोट इशू का पावर था पहले प्रेसिडेंसी बैंक्स के पास में, वो अब नहीं रहा. ठीक है, तो क्या हुआ कि जब इनके पास नोट इशू का पावर नहीं रहा तो इनका क्या है कि जो हमारी कंट्री थी उस कंट्री की करेंसी पे भी कोई भी कंट्रोल नहीं रहा. फिर हम देखें, RBI took over all the functions from the Imperial Bank of India, but it was given the privilege of acting as an agent of RBI. तो अगर हम देखें जो हमारा क्या था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि क्या है? कंट्री का सेंट्रल बैंक भी है. ठीक है, आपको पता होगा कि हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसने क्या किया कि इंपीरियल बैंक के जितने भी फंक्शंस थे, ठीक है, इंपीरियल बैंक के जितने भी फंक्शंस थे वो उसने टुक ओवर कर लिया. ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसको टुक ओवर कर लिया. मतलब अभी तक जितने भी फंक्शंस क्या था, प्रेसिडेंसी बैंक जो परफॉर्म कर रहे थे, अब वो सारे के सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, बट इसने क्या हुआ? बाकी के सारे फंक्शंस तो इन्होंने उनसे टुक ओवर कर लिए, लेकिन जो हमारा क्या था, जो है आपका इंपीरियल बैंक था, वो क्या कि वो किस तरह से वर्क कर रहा था, उसको एक प्रिविलेज प्रोवाइड की गई कि वो क्या करेगा? RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एजेंट की तरह वर्क करेगा. ठीक है, किस तरह वर्क करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एजेंट की तरह वर्क करेगा.
फिर बाद में अगर हम देखें तो आपका जो इम्पीरियल बैंक था, जब बाद में इसका नेशनलाइजेशन हुआ 1955 में, तब ये क्या हो गया आपका एज अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। एंड अब चूंकि जो हमारा इम्पीरियल बैंक था वो भी एजेंट की तरह वर्क कर रहा था आरबीआई की, तो आज भी क्या है आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो भी अभी भी क्या है कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एजेंट की तरह वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हम देखें दैट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि आपका फिर क्या हुआ बाद में जो आपका इम्पीरियल बैंक था उसके अमलगमेशन के साथ साथ में, इम्पीरियल बैंक के एस्टैब्लिशमेंट के साथ साथ में उसके आगे क्या हुआ फर्दर आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, तो although suggestions have been made from time to time that India ought to have a central bank, but they did not take definite steps until 1926 when the Royal Commission on Indian Currency and Finance recommended that a central bank should be started in India so as to perfect क्रेडिट एंड करेंसी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब बात यहाँ पे क्या थी कि अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो चूंकि क्या था आपको पता होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पहले हमारे कंट्री में, ठीक है, जो इंडिया थी वहाँ पे कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं था। तो क्या था कि अब कोई सेंट्रल बैंक, आपको पता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सेंट्रल बैंक है, और सेंट्रल बैंक क्या होता है, बैंक्स और बैंक होता है, मतलब आपके जितने भी बैंक्स हैं उन्हें कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका सेंट्रल बैंक करते हैं। ठीक है, तो जब क्या था कि आपका जब सेंट्रल बैंक पहले नहीं था, मतलब हमारी कंट्री में कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं था, तो उस सिचुएशन में क्या था कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, किसी के पास ऐसी अथॉरिटी नहीं थी, मतलब जो कि सारे बैंक्स को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, सारे बैंक्स के लिए एक प्रॉपर पॉलिसी, प्रॉपर गाइडलाइंस बनाए। ठीक है, तो जो बैंक था उनका जो उनकी स्मूथ फंक्शनिंग थी वो प्रॉपर वे में नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए क्या हुआ कि टाइम टू टाइम क्या है डिफरेंट पीपल्स ने सजेशंस दिए। ठीक है, सजेशंस दिए कि क्या है कि आपको क्या करना चाहिए, कंट्री में एक जो सेंट्रल बैंक है उसे एस्टैब्लिश करना चाहिए। तो लेकिन क्या हुआ कि इन सजेशंस में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, कोई भी स्टेप नहीं लिया। सजेशंस तो बहुत दिए गए बट उस पर किसी ने फोकस नहीं किया। कब तक फोकस नहीं किया, 1926 तक। ठीक है, 1926 में जब क्या था एक कमीशन आया दैट इज रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ये एक कमीशन आया, इन्होंने रिकमेंड किया दैट अ सेंट्रल बैंक शुड बी, क्या है इन्होंने रिकमेंड किया कि इंडिया में क्या करना चाहिए, एक सेंट्रल बैंक जो है वो स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि क्या हो, जो करेंसी है और जो क्रेडिट की फंक्शनिंग है कंट्री में वो इजीली हो सके। ठीक है, स्मूथली हो सके। तो उसके बाद क्या हुआ कि विद द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, फिर क्या हुआ टाइम टू टाइम आपको थोड़ा और टाइम गया, लोगों ने उस पर जो है क्या कहते हैं इस पर काफ़ी सारे जो है वो हो गए, ऐसा काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई, काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस हुए, फिर काफ़ी सारी जो है प्रपोजल्स पास हुए, लेकिन उसके साथ साथ में तो काफ़ी सारा जो टाइम था वो सब निकल गया। लेकिन फिर क्या हुआ, जब आपका क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुआ, तो एक फ्रेश बिल जो है वो क्या किया, एक फ्रेश जो बिल क्या किया गया, इंट्रोड्यूस्ड किया गया। और उस बिल को किसने इंट्रोड्यूस किया, सर जॉर्ज स्कटर इन सितंबर 1933 में। ठीक है, किसने जो है क्या किया, सर जॉर्ज ने जो है 1933 में एक फ्रेश बिल क्या किया, उसे इंट्रोड्यूस किया। किस चीज़ के लिए, हमारा जो ये था कौन सा सेंट्रल बैंक, उसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए। It was enacted in due course and came into effect on 6th March 1934. Consequently, the Reserve Bank of the India started functioning with the effect of 1st April 1935. तो क्या हुआ, फिर उस प्रपोजल के बाद में क्या हुआ कि आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था वो एस्टैब्लिश्ड हो गया कब, 6 मार्च 1934 को। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था ना वो इसका आपका देखिए अगर तो हम देखते हैं कि एस्टैब्लिश्ड हो गया था जो क्या कहते हैं जो एक्ट था आपका। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है वो क्या है 1934 है। बट अगर हम देखें फंक्शनिंग की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो फंक्शनिंग थी, मतलब उसने अपना फंक्शन करना कब स्टार्ट किया था, 1935, 1 अप्रैल 1935 से उसने अपना फंक्शन करना स्टार्ट किया था। The classical function of central bank in our country is to control the currency and credit of that country and to mobilize its reserve.
but the consequential structure and powers vary in details according to the privileged economic conditions, the organization of money and capital market etc. in a country. ठीक है, तो अगर हम बात करें किसी भी कंट्री के, अगर सेंट्रल बैंक की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम देखें किसी भी कंट्री, नॉट इवन इंडिया बट किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक की बात करें अगर, तो उसके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, टू कंट्रोल द करेंसी. ठीक है, उसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि जो करेंसी है, मतलब इंडिया जो एक कंट्री में जो करेंसी होती है और जो क्या होता है क्रेडिट, तो करेंसी एंड क्रेडिट को कंट्रोल करने का. ठीक है, और जो उनके रिजर्व्स थे उनको मोबिलाइज करने का काम किसका होता है, सेंट्रल बैंक का होता है. बट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, लेकिन क्या है, क्योंकि लेकिन क्या डिफरेंट कंट्री में अगर हम बात करें तो डिफरेंट कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर होता है एंड वो क्या होता है, डिफरेंट होता है. वहाँ के जो पावर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. ठीक है, वो वेरी कर रहे होते हैं उनके इकोनॉमिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग, उनका ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से है, उनकी मनी मार्केट्स, उनके कैपिटल मार्केट के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो अलग अलग कंट्री की अगर हम बात करें तो अलग अलग कंट्री की जो इन्वायरमेंट है, सिचुएशंस हैं, पावर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर हैं, वो डिफरेंट होते हैं. तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है कि आपको जो सेंट्रल बैंक की फंक्शनिंग होती है वो भी डिफरेंट कंट्रीज में थोड़ी सी डिफरेंट होती है. बट हमें पता है कि हमारे कंट्री में अगर हम बात करें अपना सेंट्रल बैंक की, तो सेंट्रल बैंक क्या है, डिफरेंट टाइप्स के वर्क परफॉर्म करता है. जैसे कि क्या है कि नोट इशू का वर्क जो है वो किसके पास है, आपके सेंट्रल बैंक के पास है. और जैसे कि देखें तो क्या है, करेंसी पे कंट्रोल हो गया ना, फिर क्योंकि नोट इशू पे किसका कंट्रोल है, रिजर्व बैंक का है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या हो गया, उसी के साथ साथ में करेंसी के ऊपर भी उसका कंट्रोल हो गया. एंड आपको पता है कि क्रेडिट कंट्रोल की जो पावर है, जो फंक्शंस है, वो भी कौन परफॉर्म करता है, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, तो ये भी उनके पास में है. ऐसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भी बहुत सारी फंक्शंस परफॉर्म करता है. वो आपका क्या है, सेंट्रल बैंक के सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बैंक की तरह वर्क करता है. बैंक्स ऑफ बैंक है, मतलब जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें जब भी नीड होती है फाइनेंस की, तो उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, आपके जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो करते हैं. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो परफॉर्म करता है. तो ये हमारा क्या था, प्री इंडिपेंडेंस बैंकिंग की बात थी कि जो हमारा इंडिपेंडेंस के पहले बैंकिंग सिस्टम किस तरह से था और कैसे वो ग्रोथ किया. तो अब हम बात करते हैं अपना पोस्ट इंडिपेंडेंस बैंकिंग की, कि जो हमारा इंडिपेंडेंस था, जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई तो उसके बाद में जो हमारी बैंकिंग सिस्टम था वो किस तरह का रहा. ठीक है, कैसे ग्रो किया, क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. So, with a view of equipping the Reserve Bank of India with more powers and making its functioning more purposeful and effective, and to safeguard the interest of depositors and shareholders of banks, Government of India thought for enactment of banking legislation. अब पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें अगर हम, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें, 1947 के बाद की बात करें अगर, तो क्या हुआ कि जो हमारी गवर्नमेंट थी, जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट थी, वो क्या है, वो जो है वो सोच रही थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको और पावर प्रोवाइड की जाए, उसकी जो फंक्शनिंग थी वो मोर पर्पसफुल हो सके. ठीक है, उसकी जो फंक्शनिंग थी वो और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो सके, और ज़्यादा पर्पसफुल हो सके, और ज़्यादा इफेक्टिव हो सके. और उसका जात क्या था कि, और ये कोशिश हुई कि जिसके थ्रू उसको इतनी पावर दी जाए, जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसे इतनी पावर प्रोवाइड की जाए कि जिसके थ्रू क्या है, जो डिपॉजिटर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं बैंक्स के, उनको वो सेफ गार्ड कर सके. ठीक है, मतलब उन्हें किसी भी तरह से हार्म ना हो, उनको सेफ गार्ड करने के लिए क्या कर सके, डिफरेंट तरह की पॉलिसी बना सके आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इन सब कुछ ये सारे फंक्शन, इन सब के लिए ये क्या किया कि जो गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने क्या किया, एक बैंकिंग लेजिस्लेशन जो है वो बनाया. उसको बनाने की उन्होंने सोची, फिर उन्होंने ये सोचा कि एक बैंकिंग लेजिस्लेशन जो है वो कंट्री में होना चाहिए. The first attempt at banking legislation in India was the passing of the Indian Companies Amendment Act 1936, which contained special provisions relating to banking companies. तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, मतलब पहला अटेम्प्ट था बैंकिंग लेजिस्लेशन को फॉर्म करने का इंडिया में. ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका, जिसके थ्रू क्या हुआ, ये कोशिश की गई, गवर्नमेंट ने ये कोशिश की कि वो एक बैंकिंग लेजिस्लेशन को फॉर्म कर सके. ठीक है,
वॉज द पासिंग ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 1936 है। तो उन्होंने क्या किया कि एक नया एक्ट पास किया, क्या था आपका इंडियन कंपनीज एक्ट 1936 विद कंटेन्ड स्पेशल प्रोविजंस में क्या थे कि जो बैंकिंग कंपनीज थी ना उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस ऐड किए गए। उसमें आपका क्या था, एक अमेंडमेंट एक्ट था और उसमें क्या किया गया, स्पेशल प्रोविजन ऐड किए किसके लिए, जो बैंकिंग कंपनीज होंगी, मतलब ऐसी कंपनीज जो कि क्या है बैंकिंग का फंक्शन परफॉर्म कर रही होंगी, उनके लिए एक अलग से क्या किए गए, प्रोविजंस ऐड किए गए। So prior to that they were governed by the general provisions of the Indian Companies Act 1934। तो आपका जो ये 1936 अमेंडमेंट एक्ट आया ना, इससे पहले जितनी भी क्या थी आपकी जो कंपनीज थी, फिर चाहे वो बैंकिंग कंपनी हो फिर चाहे वो नॉन बैंकिंग कंपनीज, वो सारी क्या हो रही थी, गवर्न हो रही थी किसके थ्रू, कंपनीज एक्ट 1913 के थ्रू। मतलब कि इससे पहले क्या था कि आपके 1936 के पहले जो बैंकिंग कंपनीज थी उनके लिए अलग से कोई प्रोविजंस नहीं दिए गए थे। तो इसलिए क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो है 1936 में उसे अमेंड किया एंड बैंकिंग कंपनीज के लिए अलग से उसमें कुछ प्रोविजंस को ऐड किया। The Indian Companies Amendment Act 1936 was subsequently amended in 1942 to incorporate few more provisions concerning banks। उसके बाद में क्या हुआ कि आपका जो इंडियन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट था 1936, उसको फर्दर फिर से क्या किया गया, अमेंड किया गया। कब, 1942 में। किस चीज़ के लिए, क्योंकि उसमें और प्रोविजंस, ठीक है, जो आपके बैंक्स थे उन बैंक से रिलेटेड और प्रोविजंस को ऐड करना था, इनकॉर्पोरेट करना था, इसलिए वापस उसे क्या किया, 1942 में अमेंड किया गया। But the years following this amendment led to a mushroom growth of banking companies in India. Ultimately, after independence, the government passed a comprehensive law for their regulation and control under the name of Banking Companies Act 1949, which was renamed as the Banking Regulation Act 1949। तो हम अगर देखें जो ये अमेंडमेंट हुए 2 टाइम्स, ठीक है, इसका क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट नहीं पड़ा जो बैंकिंग कंपनीज थी या बैंकिंग का जो ग्रोथ हो रहा था, बैंकिंग सेक्टर के ग्रोथ में किसी भी तरह का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा इससे। तो क्या हुआ, अल्टीमेटली क्या हुआ कि अगर हम देखें तो जो बैंक्स थे वो जो है वो क्या था कि वो टाइम थोड़ा बहुत ग्रो करते थे, देन वो वापस से फेल हो जा रहे थे, वो अपने आप को प्रॉपर इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट उनकी जो है वो फेल हो जा रही थी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, गवर्नमेंट ने हुआ इंडिपेंडेंस के बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ लेकर के आएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव लॉ लेके आएंगे अलग से, किसके लिए, बैंक्स के लिए, जो बैंकिंग कंपनीज हैं उनके लिए, जिसमें सारी रेगुलेशंस होंगी, ठीक है, कि किस तरह से जो बैंकिंग कंपनीज हैं ना वो किस तरह से रेगुलेट करें, उन्हें कौन रेगुलेट करेगा, कौन कौन से लॉ होंगे, उसमें क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, वो सारी चीज़ें उसमें बताई गई उस एक्ट में। एंड जितनी भी बैंकिंग कंपनीज थी वो क्या है इसके अंदर, फिर वो किसके थ्रू कंट्रोल हो रही थी, वो इस रेगुलेशन के थ्रू कंट्रोल हो रही थी, ठीक है। तो वो क्या था आपका बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 आया, जो कि आपका क्या था कि जिसका मेन पर्पस क्या था आपका, जो बैंकिंग कंपनीज थी उन्हें रेगुलेट करना एंड उन्हें कंट्रोल करना। बाद में उसका जो नेम था वो क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, उसे रीनेम कर दिया गया और उसका नेम क्या हो गया आपका, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो उसके साथ साथ में सेम ईयर में क्या हुआ आपका, 1949 में आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया एंड उसके साथ में ही सेम ईयर में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जो है बैंक, जो डिफरेंट बैंक्स थे उनका नेशनलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो जो अगर नेशनलाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले किस बैंक का नेशनलाइज हुआ था आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था वो सबसे पहले नेशनलाइज किया गया था कब, 1949 में, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं आपकी जो आपका रेगुलेशन आया, कौन सा रेगुलेशन आया आपका, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो आपका आया 1949, ठीक है। तो वो क्या था, अब इसकी अगर हम बात करें तो द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 was passed to consolidate and aimed the law relating to banking companies।
तो आपका जो बैंकिंग कंपनीज एक्ट था 1949, अगर हम उसकी बात करें तो वो किस लिए बनाया गया, पर्टिकुलरली उसको किस लिए बनाया गया था, उसने पास किया किस चीज़ के लिए, जो आपके बैंकिंग कंपनीज थी ना उनसे रिलेटेड लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके लिए ये क्या हुआ, ये लॉ बनाया गया। मतलब इस लॉ के थ्रू क्या था, जितनी भी बैंकिंग कंपनीज थी वो उन्हें क्या किया जा रहा था, रेगुलेट किया जा रहा था एंड उन्हें कंट्रोल किया जा रहा था। फिर विद द इफेक्ट फ्रॉम March 1st 1966, the name of the act has been changed to the Banking Regulation Act 1949 है। तो पहले इसका क्या नाम था, बैंकिंग कंपनीज एक्ट था, बाद में क्या हुआ 1966 में इसका जो नेम था वो चेंज कर दिया गया और इसका नेम क्या हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। The Banking Regulation Act 1949 as named till contains the following following 5 parts। तो अगर हम बैंकिंग जो है रेगुलेशन एक्ट की बात करें तो उसके आपके क्या है, फॉलोइंग, उसमें कुछ आपके 5 पार्ट्स हैं जिसमें कि डिफरेंट चीज़ों को बताया गया है। तो अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 में क्या है, आपका प्रिलिमिनरी है, मतलब कि उसमें आपका क्या है, इंट्रोडक्शंस दिया गया है डिफरेंट चीज़ों का। एंड पार्ट 2 की बात करें तो बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंपनीज की, जो बैंकिंग कंपनीज हैं उनका बिजनेस किस टाइप का होगा, वो क्या क्या चीज़ें करेंगी, वो इसमें बताया गया है पार्ट 2 में, और इसका सेक्शन क्या है 6 to 36A। फिर पार्ट 2A की बात करें तो उसमें बताया गया है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कि जो बैंकिंग कंपनीज हैं उनका कंट्रोल कैसे होगा, उनका मैनेजमेंट क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये इसमें बताया गया है और इसका सेक्शन क्या है 6 to 36A। फिर आपका है पार्ट 2B की अगर हम बात करें तो इसमें डिफाइन किया गया है क्या, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज इन रिलेशंस टू बैंकिंग कंपनीज। ठीक है कि कौन बैंकिंग कंपनीज में कुछ प्रोहिबिशन लगाया गया है कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज को नहीं परफॉर्म कर सकती हैं। तो ये आपका क्या था, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज इन रिलेशंस टू बैंकिंग कंपनीज एक्ट, जो कि इसका सेक्शन क्या है आपका 36AD। ठीक है। फिर पार्ट 2C की हम बात करें तो इसमें क्या बताया गया है, एक्विजिशन ऑफ द अंडरटेकिंग्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज इन सर्टेन केसेस। तो किस केसेस में है, जो आपकी बैंकिंग कंपनीज है वह एक्विजिशन कर सकती हैं, एक्वायर कर सकती हैं कंपनीज को। ठीक है, तो इसमें ये सब चीज़ें बताई गई हैं और इसका सेक्शन क्या है 36AE to 36AJ। नेक्स्ट आपका है पार्ट 3 में क्या बताया गया है, सस्पेंशन ऑफ बिजनेस एंड वाइंडिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज की, जो बैंकिंग कंपनीज है उनका वाइंडिंग अप, मतलब उनका लिक्विडेशन किस तरह से होगा, उनके बिजनेस को किस सिचुएशन में सस्पेंड किया जा सकता है, ये चीज़ें इसमें डिफाइन की गई हैं। तो इसका सेक्शन क्या है आपका, सेक्शन 36 to 45। पार्ट 3A की बात करें तो स्पेशल प्रोविजंस ऑफ स्पीडी डिस्पोजल ऑफ वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 45A to 45 की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है। फिर है आपका पार्ट 3B की बात करें तो इसमें क्या है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन ऑपरेशंस ऑफ बैंकिंग के, आपके जो बैंकिंग के डिफरेंट ऑपरेशंस हैं उनसे रिलेटेड प्रोविजंस इसमें बताए गए हैं। एंड इसका क्या है, इसका सेक्शन आपका क्या है 45Y to 45ZF। पार्ट 4 की बात करें तो आपका क्या है, मिसलिनियस है, इसमें मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर किया गया है, जिसका सेक्शन क्या है आपका 46 to 55। एंड इसके साथ में अपना हम पार्ट 5 देखें तो क्या है, दैट इज लास्ट पार्ट है इसका रेगुलेशन एक्ट का। तो मेन प्रोविजंस एज एप्लीकेबल टू कॉर्पोरेटिव बैंक, उसमें क्या है आपका सेक्शन 56। इसमें क्या है आपके मेन प्रोविजंस बताए गए हैं जो कि कॉर्पोरेटिव बैंक्स के ऊपर क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। तो इसका सेक्शन क्या है आपका सेक्शन 56 है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। बाकी की जो चीज़ें हैं, जो मेन आपके क्या है प्रोविजंस हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।